वेलकम बैक। हम पढ़ चुके हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब डिस्कस करने हैं इसके क्वेश्चन। तो आप पीडीएफ निकाल लीजिए जो आपको इन वीडियोस के साथ मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, सेकेंड लैंग्वेज शुड बी टॉट थ्रू। कैसे पढ़ानी चाहिए सेकेंड लैंग्वेज? पहला कह रहे हैं यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एज मच एज इट इज पॉसिबल। उतनी ज्यादा यूज करके जितना पॉसिबल हो। बात तो सही है भाई, आप जितना इंग्लिश को यूज करेंगे उतना बच्चे इंग्लिश सुनेंगे, उतना बच्चे इंग्लिश सीखेंगे। दूसरा कह रहे हैं मदर टंग एंड ट्रांसलेशन। तो मदर टंग को यूज करो, ट्रांसलेशन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को यूज करो। थर्ड कह रहे हैं लर्नर्स बैकग्राउंड एंड टैलेंट। बच्चे के बैकग्राउंड और टैलेंट से कुछ लेना देना नहीं है। फोर्थ कह रहे हैं ग्रामर एंड रूल्स ऑफ लैंग्वेज। अब देखो, लैंग्वेज सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है लैंग्वेज को समझना, देखना, सुनना, बोलना, सब कुछ करना। तो जैसा एनवायरनमेंट मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा लैंग्वेज का सीखेंगे, जो कि पहले ऑप्शन में दिख रहा है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका पहला ही ऑप्शन सही होना चाहिए। मतलब जितनी उस लैंग्वेज को हम यूज कर पाए उतने अच्छे बच्चे सीख पाएंगे, उतने अच्छे से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका बेस्ट आंसर फर्स्ट ही बन रहा है। सेकंड क्वेश्चन, Which of the following is not appropriate about language games? तो आपको बताना लैंग्वेज गेम्स के बारे में क्या अप्रोप्रिएट नहीं है, क्या सही नहीं है। पहला कह रहे हैं लैंग्वेज गेम्स क्रिएट अ स्ट्रेस फ्री एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। ये तो सही है, स्ट्रेस फ्री और नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। आगे कह रहे हैं लैंग्वेज गेम्स क्रिएट एनवायरनमेंट इवन फॉर शाई लर्नर टू पार्टिसिपेट। यस, जो बच्चे शर्मीले हैं ना वो भी गेम्स में तो पार्टिसिपेट कर लेते हैं, तो लैंग्वेज गेम्स उसमें भी अच्छे हैं। थर्ड कह रहे हैं लैंग्वेज गेम्स प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट टू लर्नर टू विन द गेम बाय एनी मींस। मतलब किसी भी तरह से गेम्स जीते। लैंग्वेज गेम्स का पर्पस गेम्स को जीतना या हारना ना होके लैंग्वेज सिखाना है, तो ये गलत है। और फोर्थ कह रहे हैं लैंग्वेज गेम्स क्रिएट अ रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट इन क्लासरूम एंड एनहांस द यूजेस ऑफ लैंग्वेज। ये भी सही है, रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट बन जाता है, सिचुएशन बन जाती है, बच्चे यूज करते हैं लैंग्वेज को। तो जो सही नहीं है वो है थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर स्टोरी टेलिंग सेशन लर्नर आर आस्क्ड टू चेंज द एंडिंग। बच्चों को कहा गया अच्छा एंडिंग जो उसको चेंज करो। चेंज करना मतलब क्या? बच्चों की अपनी क्रिएटिविटी, बच्चे इमेजिन कर रहे हैं क्या और हो सकता है। तो पहला ऑप्शन कह रहे हैं डेवलप लाइब्रेरी रेफरेंस स्किल, मतलब बच्चे लाइब्रेरी जाके रेफरेंस बुक देख पाए, नहीं। दूसरा इवैल्यूएट टीचर्स ओरिजिनलिटी या बच्चों की ओरिजिनलिटी, बच्चों की ओरिजिनलिटी चेक होगी, तो ये ऑप्शन तो गलत है। थर्ड कह रहे हैं बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव, ये सही है। और फोर्थ कह रहे हैं अंडरस्टैंड ग्रामर बेटर। ग्रामर का क्या लेना देना एंडिंग से, नहीं। तो बेस्ट आंसर हो गया थर्ड, इमेजिनेटिव और क्रिएटिव हो जाएंगे बच्चे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 4, लिसनिंग टू स्टोरीज फ्रॉम चिल्ड्रन हेल्प इन डेवलपिंग देयर स्किल ऑफ। तो लिसनिंग टू स्टोरी, बच्चों से स्टोरी सुन रहे हो तो बच्चों के क्या स्किल डेवलप होंगे? कह रहे हैं इडियम्स एंड मेटाफर। मेटाफर होता है अतिशयोक्ति अलंकार टाइप, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना, ऐसा थोड़ी डेवलप होगा। सेकंड कह रहे हैं डिफिकल्ट वर्ड व्हाइल स्पीकिंग, तो बच्चे डिफिकल्ट वर्ड बोल पाए स्पीकिंग, ये सही है कुछ हद तक, क्योंकि बच्चों से जब कहानी सुनी जाती है तो उनके स्पीकिंग स्किल डेवलप होते हैं। थर्ड कह रहे हैं आइडेंटिफाइंग द मोरल मैसेज ऑफ द स्टोरी, ये इतना कुछ खास नहीं है। और फोर्थ कह रहे हैं इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन, ये सही है। अब बच्चों से पूछा गया है आप स्टोरी सुनाओ, इमेजिनेशन ठीक ठाक है और एक्सप्रेशन तो बहुत ही अच्छा है। एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से चेक हो सकता है बच्चे अपने आप कितना बता पा रहे हैं। तो बेस्ट आंसर हो गया फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 का बेस्ट आंसर 4। बट अगर 4 ऑप्शन में नहीं होता तो हम दूसरा लगाते कि बच्चे कितना अच्छे से बोल पाते हैं। सिर्फ डिफिकल्ट वर्ड नहीं, बोलना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टोरी टेलिंग शुड बी फ्रीक्वेंटली मतलब शुड बी यूज फ्रीक्वेंटली इन क्लासरूम। स्टोरी टेलिंग मतलब ज्यादा यूज करनी चाहिए क्लासरूम में, क्यों? पहला कह रहे हैं प्रोवाइड स्पेस फॉर टीचर टू एंगेज इन अदर एकेडमिक टास्क। मतलब स्टोरी सुनने से अदर एकेडमिक टास्क कैसे कर लेगा टीचर, नहीं। सेकंड कह रहे हैं ले द फाउंडेशन ऑफ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, बट इमेजिनेशन तो सही है, बच्चे इमेजिन कर पाएंगे। थर्ड ले द फाउंडेशन ऑफ अदर एकेडमिक एंगेजमेंट, नहीं, ये भी इतना कुछ खास नहीं है। इट अलाउ स्टूडेंट्स टू इमेजिन एंड रिलैक्स। अब इमेजिन तक तो ठीक है, रिलैक्स गलत हो गया। तो बेस्ट आंसर बन रहा है सेकंड, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बन ऑब्वियसली कुछ तो बनेगी और इमेजिनेशन तो बनेगा ही अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका बेस्ट आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 6, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले। क्लास में हम रोल प्ले क्यों यूज करते हैं? पहला, प्रमोट द रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट कैसे प्रमोट होगी? रोल प्ले में तो बच्चा एक्टिंग करता है। सेकंड कह रहे हैं इंप्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ये सही है, बोलना सीखता है अच्छे से, डायलॉग्स बोलना, डायलॉग डिलीवरी सीखता है ना। थर्ड कह रहे हैं डेवलप एक्टिंग टैलेंट। हम बच्चों को एक्टर नहीं बनाना चाहते इसलिए नहीं करा रहे हैं। और फोर्थ कह रहे हैं इवैल्यूएट डायलॉग राइटिंग। बच्चे राइटिंग नहीं कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, है ना, प्ले में बोल रहे हैं, तो बोलना डेवलप होगा, कम्युनिकेशन डेवलप होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 2, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7, यंग लर्नर्स विल एंजॉय अ प्ले इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट बुक व्हेन। बच्चे को कब मजा आएगा प्ले में?
पहला कह रहे हैं जब वो चुपचाप बैठ के पढ़े, रीड साइलेंटली, गलत है। दूसरा कह रहे हैं लिसन टू द टीचर रीडिंग द प्ले, तो टीचर पढ़ रहा, बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं। थर्ड कह रहे हैं एनेक्ट द प्ले, मतलब बच्चे करें। और फोर्थ कह रहे हैं गेट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्ले फ्रॉम द टीचर, तो टीचर से एक्सप्लेनेशन मिल जाए। ये सब बेकार है, सबसे बढ़िया बच्चे खुद नाटक करें, प्ले करें। तो थर्ड हो गया 7th क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, रोल प्ले शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी लैंग्वेज क्लासरूम। क्यों होना चाहिए इंटीग्रल पार्ट, क्यों होना चाहिए? क्योंकि भाई बच्चे बोलेंगे, डायलॉग सुनेंगे, तो बोलना सुनना ये सब डेवलप होगा। पहला कह रहे हैं अनेबल गर्ल्स एंड बॉयज टू इंटरैक्ट फ्रीली, मतलब लड़के लड़कियां आपस में बात कर पाएंगे, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा कह रहे हैं इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक है ये, नहीं, जब बच्चे एक्टिंग करेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत शोर शराबा भी होगा, क्लासरूम मैनेजमेंट इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। थर्ड कह रहे हैं अनेबल स्टूडेंट टू एंगेज इन मीनिंगफुल टॉक, ये सही है, बच्चे जो बातचीत कर रहे हैं वो मीनिंगफुल है ना, कोई भी एक्टिंग हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें वो एक्टिंग कर रहे हैं। फोर्थ कह रहे हैं अनेबल स्टूडेंट टू मेमोराइज द स्टोरी, स्टोरी याद थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे, तो थर्ड आंसर बेस्ट है 8th क्वेश्चन का। बच्चे मीनिंगफुल टॉक करेंगे, बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, लैंग्वेज टेक्स्ट बुक है पहली क्लास की, स्टार्ट विद पोयम एंड स्टोरीज, मतलब कंप्लीट टेक्स्ट है पोयम और स्टोरी, एंड एंड्स विद अल्फाबेट, मतलब बड़े बड़े सेंटेंस है पोयम स्टोरी के और वो खत्म हो रही है अल्फाबेट पे, छोटे की तरफ जा रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। तो ये कौन सी अप्रोच है? मैंने आपको बताया था ये है टॉप डाउन अप्रोच, सेंटेंस से लेटर, मतलब एंड में लेटर आते हैं, तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जा रहे हैं, तो ये है टॉप डाउन अप्रोच, जो कि है यहाँ पे आंसर ऑप्शन 2। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10, while listening to speech in English, जब हम इंग्लिश में कोई स्पीच सुन रहे होते हैं, sometimes we listen to basic unit of a sound, a syllable and word, then a sentence, तो पहले हम साउंड सुनते हैं लेटर का, फिर सिलेबल पे जाते हैं, वर्ड पे जाते हैं, फिर सेंटेंस पे जाते हैं, देन अ पैराग्राफ टू डिकोड, मीनिंग समझने के लिए। दिस मेंटल प्रोसेस, अब देखो यहाँ पे सबसे छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, या हम बोले लेटर के साउंड से लेके सेंटेंस, मीनिंग, पैराग्राफ तक जा रहे हैं, तो ये क्या है बॉटम अप अप्रोच, जो कि है यहाँ पे आंसर ऑप्शन 3rd। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd टू डिस्क्राइब देयर बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट फ्रेंड की तारीफ करने को बोला, तो एक बच्चा बोल रहा है मेरा बेस्ट फ्रेंड अच्छा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड गोरा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड लंबा है, इस तरह के वर्ड बोलेंगे बच्चे। तो शी राइट्स द स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज ऑन द ब्लैक बोर्ड, बोर्ड पे लिख दिया अच्छा ये है। At last, she states that these describing words on the blackboard are adjectives. तो टीचर ने बता रही कि इनको बोलते हैं विशेषण, ठीक है, जो विशेषता बताते हैं। और पहले बच्चों से पूछा कि अपने बेस्ट फ्रेंड के डिस्क्रिप्शन दो, कैसा है वो, और लिख दिया बोर्ड पे। तो ये क्या है, ध्यान से देखिए, ये इंडक्टिव अप्रोच है। इंडक्टिव अप्रोच में ऐसे होता है, एग्जांपल्स दिए जाते हैं, उसके बाद रूल बताया जाता है। तो आंसर हो गया इंडक्टिव अप्रोच, जो कि है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है 11 का हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12, कम्युनिकेटिव अप्रोच, ये कम्युनिकेटिव अप्रोच इसी को बोलते हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को कम्युनिकेटिव अप्रोच भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, किस बात पर फोकस होता है? पहला कह रहे हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे, बोलने पर फोकस होता है, बट ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पर फोकस होता है। सेकंड कह रहे हैं लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस प्लस एन एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज एप्रोप्रिएटली, ये सही है, मतलब जैसी भाषा जहां पे जरूरी हो वैसी भाषा यूज करने पर जोर होता है। थर्ड कह रहे हैं प्रैक्टिस ऑफ सिलेक्टेड ग्रेडेड स्ट्रक्चर पैटर्न, नहीं, मतलब बिल्कुल पैटर्न फिक्स रटने वाली चीज है जैसे लग रहा है। तो और फोर्थ कह रहे हैं स्ट्रक्चरल एक्यूरेसी, ये स्ट्रक्चरल एक्यूरेसी ऑफ सेंटेंस जो है वो स्ट्रक्चरल अप्रोच में होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर वहां पे देखा जाता है। तो बेस्ट आंसर हो गया 12। क्वेश्चन नंबर 12 का बेस्ट आंसर हो गया 2। अगर यहाँ पे स्ट्रक्चरल अप्रोच होता कम्युनिकेटिव की बजाय तो बेस्ट आंसर 4 हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, टर्म है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, वो किससे जुड़ी हुई है? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस मतलब बच्चा लैंग्वेज में कॉम्पिटेंट हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बोल पाएगा, सुन पाएगा, समझ पाएगा। पहला कह रहे हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में क्या था, 100% इंग्लिश थी, नेचुरल मेथड बोलते थे, बट इसमें मदर टंग नहीं थी, तो होता क्या था, बच्चे डर जाते हैं इस मेथड से। सेकंड कह रहे हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, अब ग्रामर ट्रांसलेशन में तो रट्टा मारा जाता है, वर्ड मीनिंग का, कहां गया ये रहा, क्लासिकल मेथड है ग्रामर रूल्स का, वर्ड मीनिंग का रट्टा मारते हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच कहां गया, हाँ, और फोर्थ है स्ट्रक्चरल अप्रोच। अब ध्यान से देखो, इसमें बोला है मेथड्स ऑफ ELT, एंड में लिखा है ELT, ELT की फुल फॉर्म है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में अगर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डेवलप करना है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस डेवलप करना है, तो कम्युनिकेटिव अप्रोच अच्छी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ पे बच्चा यूज करता है लैंग्वेज को, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करता है, तो ये ज्यादा अच्छा है। तो आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 14, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल व्हाइल टीचिंग इंग्लिश। तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कराना है यूजिंग ऑथेंटिक टास्क। पार्टिसिपेशन कब होगा? कम्युनिकेटिव अप्रोच में, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, डायरेक्ट मेथड में या स्ट्रक्चरल अप्रोच में? देखो कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, इसमें बच्चे बोलेंगे ना, आपस में बातचीत करेंगे, तो इसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन होगा। बट ग्रामर ट्रांसलेशन में रट्टे मारते हैं, डायरेक्ट मेथड में तो चुप ही बैठे रहेंगे स्टार्टिंग से, वो क्यों बोल ही नहीं पाएंगे, उनको आती नहीं है लैंग्वेज। जैसे कि होता भी है, मतलब शुरुआत में बच्चा बोलता थोड़ी है, सिर्फ सुनता है। बोलना बच्चा सीख चुका होता है बट बोलता नहीं है, क्यों? समझ रहा होता है भी बोलते कैसे हैं, 1 साल लग जाता है उसमें। स्ट्रक्चरल अप्रोच में तो स्ट्रक्चर सिखाया जाता है, ग्रामर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बना, तो ये सब नहीं है। तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा बच्चों का कम्युनिकेटिव अप्रोच में, जो कि है फर्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 14 का 1। क्वेश्चन नंबर 15, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीचिंग ऑफ लैंग्वेज इज रिलेटेड टू। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच किससे जुड़ी है? पहला कह रहे हैं नरेटिंग द ग्रामर प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द ऑडियंस। तो ग्रामर के प्रिंसिपल बताते हैं हम, कम्युनिकेटिव अप्रोच में बिल्कुल नहीं। सेकंड कह रहे हैं होनिंग द एबिलिटी ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड मीनिंग मेकिंग। होनिंग मतलब इंप्रूव करना, तो एबिलिटीज इंप्रूव होती हैं, लिसनिंग स्पीकिंग तो बहुत अच्छे से होती है, रीडिंग राइटिंग भी हो सकती है कम्युनिकेटिव अप्रोच में। थर्ड कह रहे हैं टीचिंग ऑफ ग्रामर थ्रू प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एंड डिक्टेशन, ये तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। और फोर्थ कह रहे हैं टीचिंग ऑफ लैंग्वेज फॉर रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट तो बिल्कुल अलग चीज हो गई। तो 15 क्वेश्चन कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है उसके लिए बेस्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16, second language course is organized in on elements of human society and natural world without relying on printed text। तो printed text यूज नहीं कर रहे हैं, आसपास का जो माहौल है उनसे मतलब लेकर कुछ कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड, देखो क्या हो रहा है, ये सिचुएशनल मेथड है, यहां बोले सिचुएशनल अप्रोच है। सिचुएशनल अप्रोच में क्या होता है? मीनिंगफुल डायलॉग्स, तो बुक्स की जरूरत ही नहीं होती, आपस में बातचीत करते रहते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी यही है, एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड नेचुरल वर्ल्ड विदाउट रिलाइंग ऑन प्रिंटेड टेक्स्ट। प्रिंटेड टेक्स्ट यूज ही नहीं किया, आसपास के लोगों के साथ बातचीत करते हुए जिस तरह से करते हैं हम सीखते हैं उस तरह से सीख रहे हैं, और इसको बोलते हैं सिचुएशनल अप्रोच। नेचुरल नहीं है, नेचुरल तो डायरेक्ट मेथड होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन अलग है, लैंग्वेज इमर्शन भी अलग है। तो ये जो है ये है सिचुएशनल अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following helps in learning a second language without using printed text? मैंने आपको बताया printed text की जरूरत नहीं है सिचुएशनल अप्रोच में। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को डाउट हो सकता है, पिछले में भी हो सकता था कि लैंग्वेज इमर्शन भी तो हो सकता है। लैंग्वेज इमर्शन में भी तो एनवायरनमेंट होता है, बट ध्यान से सुनिए, एनवायरनमेंट 100% का मतलब प्रिंटेड टेक्स्ट भी है, तो बुक्स भी सारी इंग्लिश में होती हैं। कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो भी इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं। तो मान लो आप साइंस पढ़ा रहे हो तो साइंस भी 100% इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी लैंग्वेज इमर्शन में, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर लैंग्वेज इमर्शन नहीं हो सकता, ग्रामर ट्रांसलेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, नेचुरल डायरेक्ट भी नहीं हो सकता। सिचुएशनल अप्रोच है जिसमें हम बुक का यूज नहीं करते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का भी ऑप्शन है 3rd। क्वेश्चन नंबर 18, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज कंसर्न्ड विद। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग किससे जुड़ी है? पहला कह रहे हैं टीचिंग ऑफ वोकैबुलरी एंड ग्रामर थ्रू रूल्स ऑफ स्पेलिंग एंड लैंग्वेज, तो पहला ऑप्शन तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। सेकंड कह रहे हैं टीचिंग लैंग्वेज ऑफ लर्नर फॉर रिटन टेस्ट, नहीं। थर्ड कह रहे हैं इंटरप्रेटिंग ग्रामर रूल टू सूट द ऑडियंस, मतलब ऑडियंस के अकॉर्डिंग ग्रामर को एक्सप्लेन करना। और फोर्थ कह रहे हैं एनहांसिंग रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स सच एज स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये सही है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT में इस पर जोर होता है हमारा कि स्किल्स सुधारे जाएं, सिचुएशंस लेके बात करते हुए, मतलब यहाँ पे जैसे लिखा गया यूज ऑफ लैंग्वेज, तो यूज करते हुए टीचर हेल्प करता है बच्चों की, और ये सब होता है। तो फोर्थ ऑप्शन बेस्ट बन रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का 4। क्वेश्चन नंबर 19, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग लेज एम्फेसिस ऑन, जोर किस पर है? पहला कह रहे हैं ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी, नो, ग्रामर पे तो होता ही नहीं है। सेकंड कह रहे हैं लैंग्वेज यूज, हाँ भाषा यूज पे होता है। थर्ड कह रहे हैं फॉर्म, और फोर्थ कह रहे हैं राइटिंग, मतलब किस तरह से सेंटेंस बनेंगे या लिखा जाएगा, ये गलत है। तो बेस्ट आंसर 19 का होगा सेकंड ऑप्शन। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में यूज पर जोर होता है। क्वेश्चन नंबर 20, स्पीच कम्युनिटी रेफर्स टू अ कम्युनिटी। स्पीच कम्युनिटी का मतलब वो सब लोग जो एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, और कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग जो है उसमें हम यूज करते हैं स्पीच कम्युनिटी को। तो एक जैसे लोग जो एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं उनको बिठाकर इंग्लिश में हम उनसे बुलवाने की कोशिश करते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर होगा पहला कह रहे हैं स्पीक डिफरेंट डायलेक्ट्स, यूज डिफरेंट लैंग्वेज, स्पीक सेम लैंग्वेज, कनेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ लिंक लैंग्वेज। तो थर्ड आंसर हो गया स्पीक सेम लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 20 का 3। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ इंग्लिश हेवीली रिलाइज ऑन। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किस पर निर्भर करता है? पहला कह रहे हैं फॉर्म फोकस टीचिंग, फॉर्म मतलब तरीका क्या है।
सेकंड कह रहे हैं मीनिंग फोकस टीचिंग। देखो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मीनिंग पर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया ना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर के रूल्स रटवाए जाते हैं, वोकैबुलरी रटवाई जाती है हिंदी इंग्लिश की या जो भी आपकी मदर टंग है उसमें। तो मीनिंग कि इसका मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में, या इंग्लिश में जो वर्ड लिखा है इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, इस पर जोर होता है। तो एक सेंटेंस आप पढ़ रहे हो, रवि इज गोइंग टू मार्केट, तो बताया जाएगा रवि बच्चे का नाम है, गोइंग होता है जाना, मार्केट मतलब बाजार। तो इस तरह से सिखाया जाता है, मीनिंग पर जोर होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। थर्ड कह रहे हैं डायरेक्ट टीचिंग एज अ स्ट्रेटजी फॉर लर्निंग, नहीं डायरेक्ट तो मेथड बिल्कुल उल्टा है इसका डायरेक्ट वाला। और फोर्थ कह रहे हैं लैंग्वेज यूज एज मेन फोकस, लैंग्वेज यूज तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में होता है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का हो गया बेस्ट आंसर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज बेसिकली यूज्ड टू टीच, क्या सिखाने के लिए, सीधी बात है फॉरेन लैंग्वेज सिखाते हैं ना, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। बाकी रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज, ग्रामर, मतलब बेसिकली यूज्ड टू टीच फॉरेन लैंग्वेज है, बाहर की भाषा सिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23, लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन इज, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में इस पर जोर ही नहीं है, बोलने पर तो जोर ही नहीं है ना, रूल्स रटवाना, मीनिंग रटवाना, इस पर जोर है। अच्छा ग्रामर ट्रांसलेशन इसका आंसर है, बट CLT क्या है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, इसमें तो होता है बोलने पर जोर, तो प्रोनाउंसिएशन पर तो होगा ही। SLT होता है सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, जो हम लिखा ना सिचुएशनल अप्रोच, इसको सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग भी कह सकते हैं। तो SLT का मतलब हुआ ऑडियो लिंगुअल में भी तो बोलना होगा ही। तो ग्रामर ट्रांसलेशन है 23rd का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1, 23 का 1। 24, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, डायरेक्ट मेथड को और किस नाम से जाना जाता है, नेचुरल मेथड, जो कि है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25, अ टीचर रीड्स आउट द टेक्स्ट एंड एक्सप्लेन इट वर्ड फॉर वर्ड इन इंग्लिश, तो टीचर पढ़ रहा है और उसको समझा रहा है, मगर ध्यान से सुन, लिखा है वर्ड फॉर वर्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में ही समझा रहा है। What method approach does she adopt in her class, कौन सी अप्रोच है ये, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में टीचर ऐसा करते ही नहीं कि वो पढ़ा के बुक से पढ़ाते नहीं, वो तो बातचीत करके सिखाते हैं। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग में टास्क दिया जाता है, मीनिंगफुल टास्क, जैसे फोन पे बात कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इस तरह के। डायरेक्ट मेथड में इंग्लिश को पूरी तरह से इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, और स्ट्रक्चरल अप्रोच में तो ग्रामर के रूल्स वगैरह समझाए जाते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह। तो डायरेक्ट मेथड होगा, क्यों, डायरेक्ट मेथड में इंग्लिश को 100% इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, और टीचर यहाँ पे यही कर रही है, इंग्लिश पढ़ा रही है, बुक से एक्सप्लेन कर रही है पढ़ पढ़ के, बट इंग्लिश में ही कर रही है। तो डायरेक्ट मेथड हो गया 25th का हो गया आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 26, Which one of the following method does not promote the use of mother tongue while teaching English? तो कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें मदर टंग को प्रमोशन नहीं मिलती? डायरेक्ट मेथड नहीं मिलती, ओनली इंग्लिश। ऑडियो लिंगुअल मेथड में तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है ना, और ग्रामर ट्रांसलेशन में तो करते ही हैं, मदर टंग को तो यूज करते ही हैं, बट डायरेक्ट मेथड में बिल्कुल नहीं करते, 100% इंग्लिश। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बेस्ट आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 26 बेस्ट आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 27, Riya, a teacher of class 2, is presenting language items in her instruction and the learners are doing exactly as she talking them to do उनका मतलब, तो यहाँ पे रिया है, कुछ बच्चों को दिखा रही है और बच्चे वही कर रहे हैं जो उनको बोल रही है करने को। What is she practicing? ध्यान से सुनो, टीचर ने जो बोला बच्चे वही कर रहे हैं, स्टैंड अप, स्टैंड डाउन, लाफ, बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया, रेज योर हैंड, तो बच्चों ने हाथ ऊपर कर लिया, इस तरह से हो रहा है, और इसको बोलते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। डायरेक्ट मेथड नहीं होता, डायरेक्ट मेथड तो मतलब बिल्कुल इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, और ऑडियो लिंगुअल मेथड में सुना के फिर रिपीट करवाया जाता है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज मेथड में तो बातचीत की जाती है, बट टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में वही करा जाता है जो बोला जा रहा होता है। तो 27 का बेस्ट आंसर हो गया 1। 27 का 1 यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कहां गया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, एक्शन विद वर्ड्स, जो बोला जाएगा वो एक्शंस किए जाएंगे। तो बच्चों को बोला गया रेज योर हैंड, बच्चों ने कर दिया हैंड रेज, इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 28, टीचर टेल्स अ स्टोरी अबाउट एनिमल, चिल्ड्रन मेक एनिमल नॉइसेस एवरी टाइम दे हियर द नेम ऑफ द एनिमल। तो बोला कैट, बच्चे बोल रहे हैं म्याऊ, बोला डॉग, बच्चे बोल रहे हैं भौं भौं। तो ये क्या है, ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है। पहला कह रहा है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, उसमें तो बातचीत होती है। ग्रामर ट्रांसलेशन में ग्रामर के रूल्स रटवाना, वर्ड मीनिंग याद करना होता है। रीडिंग अप्रोच कुछ नहीं है, और टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 1। 28 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29,
प्रोसीजर ऑफ अल्फाबेटिक मेथड। अल्फाबेटिक मेथड का प्रोसीजर क्या है? पहले लेटर्स, फिर वर्ड, फिर फ्रेजेस, फिर सेंटेंस, जो कि यहाँ पे है। पहला तो नहीं है, उसमें वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे में लेटर लेटर लेटर, वर्ड वर्ड वर्ड। सेकंड गलत हो गया, सेंटेंस से पहले फ्रेजेस आते हैं, तो फ्रेजेस सेंटेंस, और सेंटेंस के बाद फिर पैराग्राफ आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट सेंटेंस से आगे पैराग्राफ। तो 29 का हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30, टीचर इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल ओनली यूज ओनली इंग्लिश टू टीच साइंस। अच्छा ध्यान से सुनो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए भी इंग्लिश यूज की जा रही है। इस अप्रोच को क्या कहते हैं? अब देखो, इसको बोला जाता है लैंग्वेज इमर्सन, जब पूरा एनवायरनमेंट इंग्लिश का क्रिएट किया जाता है। तो स्कूल में कुछ और हुआ है, वो भी इंग्लिश में हो रहा है। साइंस पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में, पूरी 100% इंग्लिश, मैथ भी पूरी, मतलब वो सब्जेक्ट का टीचर भी इंग्लिश यूज कर रहा है। तो इसको बोलते हैं लैंग्वेज इमर्सन, मतलब आसपास का पूरा एनवायरनमेंट उसी लैंग्वेज का बना देना, उस लैंग्वेज में बच्चों को पूरा डुबो दो ताकि वो उसको सीखें। तो यहाँ पे हो गया है आंसर नंबर 1, इमर्शन। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि देखो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच तो वो होता है जहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ के पढ़ाया जाता है। बाइलिंगुअल तो होता है जहाँ पे मतलब ट्रांसलेशन यूज किया जाता है, बट यहाँ तो बच्चों को इंग्लिश में ही पढ़ाया जा रहा है सब। मल्टीलिंगुअल में भी यही होता है। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे बन गया हमारा इमर्जन। TBLT की फुल फॉर्म बता। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ये तो बड़ा सीधा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 31 का टास्क बुक फर्स्ट तो नहीं है, टूल बेस्ड नहीं होता है, थर्ड टास्क बेस्ड और फोर्थ है टास्क बेस्ड लैंग्वेज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग नहीं होता, टीचिंग होता है। तो 31 का हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 31 का 3। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। टास्क क्या होता है भाई? टास्क मैंने आपको बताया, टास्क होता है कोई रियल लाइफ टास्क जो बच्चों को करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि डॉक्टर के जा रहे हैं, तो डॉक्टर से जाके बातचीत जैसे करेंगे, वो टास्क है, दवाई लेके आनी है। या आपका सिम आपने रिचार्ज कराया और पैसे अकाउंट से तो कट गए, बट सिम रिचार्ज हुआ नहीं है, हाँ ऑनलाइन कराया था, तो कस्टमर केयर को फोन मिलाया और उनसे बात करी और मामला सॉल्व किया। तो इसको बोलते हैं टास्क। एक रियल लाइफ सिचुएशन में जो करना होता है आपको, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग में वो होता है टास्क। तो पहला कह रहे हैं पीस ऑफ वर्क फॉर द पेरेंट टू डू देयर चिल्ड्रंस होमवर्क, मतलब पेरेंट्स को करना होता है बच्चे के होमवर्क में, गलत है। दूसरा कह रहे हैं पीस ऑफ एक्टिविटी फॉर टीचर टू डू इन क्लास, मतलब टीचर करते हैं, नो बच्चे करते हैं। अगला कह रहे हैं अ पीस ऑफ वर्क व्हिच एक्सपोजेस लर्नर टू लैंग्वेज, ये सही है क्योंकि बच्चों को लैंग्वेज का एक्सपोजर मिलता है उससे। एंड फोर्थ, अ पीस ऑफ वर्क व्हिच अनेबल लर्नर टू डू एन एक्टिविटी, अनेबल नहीं, बच्चे करके सीखेंगे, ठीक है। तो थर्ड आंसर ज्यादा सही है कि बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा उस टास्क से, बच्चों को पता चलेगा कि अच्छा ये वर्ड यूज किया जाता है, तो ऑब्वियसली टीचर हेल्प करेंगे बीच बीच में। तो 32 का बेस्ट आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, अ टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग इज, इसमें भी पूछा टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है। पहला कह रहा है पीस ऑफ वर्क विच इन्वॉल्व एंगेजमेंट ऑफ लर्नर, बात तो सही है, बच्चे उसमें खुद एंगेज होते हैं ना, खुद कर रहे होते हैं। सेकंड कह रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में होती है। पीस ऑफ असाइनमेंट अलग चीज है, एक्टिविटी फॉर रीडिंग भी अलग चीज है। तो टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग टीचिंग में फर्स्ट ऑप्शन होगा एक ऐसा काम जो बच्चे जिसमें इन्वॉल्व हो गए हैं करने में। तो 33 का बेस्ट आंसर हो गया 1। 34, which of the following consider word and word chunks as the basis for language learning। word and word के chunks मतलब टुकड़े, वो होता है लेक्सिकल अप्रोच में, जहां पे रूट वर्ड सिखाए जाते हैं, रूट वर्ड से नए वर्ड और वर्ड कैसे बने वो सिखाया जाता है। तो बच्चे वर्ड्स बनाना सीखते हैं, वो वर्ड्स के हिस्सों को जोड़ जोड़ के वर्ड्स बनाना सीखते हैं, और वो होता है लेक्सिकल अप्रोच जो कि माइकल लुइस ने दी थी। तो पहला ऑप्शन है ग्रामर ट्रांसलेशन, ग्रामर ट्रांसलेशन में ऐसा नहीं होता है। डिक्शनरी अप्रोच कुछ नहीं होती है, वर्ड अप्रोच कुछ नहीं होती है, लेक्सिकल अप्रोच एक्चुअल वर्ड है, ठीक है। सिखाए उसमें वर्ड्स ही जाते हैं, रूट वर्ड से और वर्ड बनाना, बट उसको हम बोलते हैं क्या है, लेक्सिकल अप्रोच, जो कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 35, एक्लेक्टिसिज्म इन लैंग्वेज टीचिंग रेफर्स टू, मैंने आपको बताया था एक्लेक्टिसिज्म क्या है, बहुत सारे मेथड है हमारे पास, इतने सारे मेथड यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो कौन सा यूज करूं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करूंगा, टॉपिक जो पढ़ा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग यूज करूंगा, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग यूज करूंगा, और इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना सुटेबल मेथड, उसको हम बोलते हैं एक्लेक्टिसिज्म। तो पहला कह रहे हैं ऑल द मेथड टू टीच लैंग्वेज, उनको एक्लेक्टिसिज्म नहीं बोलते। एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फ्रॉम वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग, यस, इतने सारे मेथड में से एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी कौन सी है उसको यूज करना बोलते हैं एक्लेक्टिसिज्म।
थर्ड कह रहा है बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, बेस्ट मेथड कुछ नहीं होता है, वो तो टॉपिक टू टॉपिक चेंज होता है। फोर्थ कह रहे हैं टेक्नोलॉजी टू टीच लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी एक अलग चीज है, वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वो सब चीज अलग है। तो एक्लेक्टिसिज्म का मतलब है इतने सारे मेथड जो आपके पास अवेलेबल हैं उनमें से कौन सा टॉपिक पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा किस सिचुएशन में, इसको समझना और उस मेथड को यूज करना होता है एक्लेक्टिसिज्म, जो कि है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि इनके ऊपर आए हैं और आई होप आपको देखकर अब समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मैंने काफी कोशिश करी है इन मेथड्स को जितना कॉम्पैक्ट तरीके से कवर कर सके किया है, बट फिर भी अगर आप और अच्छे से इनके बारे में पढ़ना चाहते हो, मतलब फॉर एग्जांपल आप एक्लेक्टिसिज्म पढ़ना चाहते हो, गूगल पे डालो एक्लेक्टिसिज्म क्या है, विकिपीडिया पे मिल जाएगा। लेक्सिकल अप्रोच के बारे में और पढ़ना है, गूगल पे डालो, तो आप इंटरनेट से और पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये भी देख लेना कि बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ो, पता चला सिर्फ इंग्लिश पढ़ के चले गए, बाकी सब छूट गया। तो इतने से जितना मैंने पढ़ा उतने से इतना तो कवर हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। बट अगर आप और डीप नॉलेज चाहते हो तो मर्जी आपकी इंटरनेट से पढ़ सकते हो। बट यहाँ पे हमारी तरफ से मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश खत्म हुए। अभी मतलब स्पेसिफिक चीजें आएंगी, जैसे ग्रामर पढ़ाने के बारे में आएगा, वोकैबुलरी पढ़ाने के बारे में आएगा, तो ये बेसिक चीजें भी और आएंगी। बट यहाँ पे ये वाली चीज खत्म हो गई। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे आगे के टॉपिक्स में, और यहाँ तक का आपका कंप्लीट है हमारी तरफ से।